नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरा देश आज राममय नजर आया। आज एक ऐतिहासिक तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई है। नए भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी और 2024 की जब बात होगी, 2014 से लेकर 24 की, तो नरेंद्र मोदी और राम राज्य की स्थापना का ये जो मकसद और राम के नाम पर 2024 का लक्ष्य साधने की ये जो कोशिश और राम मंदिर की स्थापना, धर्म और राजनीति का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना धर्म और राजनीति है। लेकिन धर्म और राजनीति का दुनिया में एक संदेश इस राम मंदिर के माध्यम से दुनिया भर में जिस तरह का जश्न मनाया गया, भारत को विश्व गुरु के शिखर पर ले जाने का जो सपना दिखाया गया, और आज देश पूरा जहां एकजुट हुआ, बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी सरकार के साथ, महंतों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ और राम लला के साथ नजर आए। आज एक ऐतिहासिक तस्वीर हमने देखी और इस पूरे दृश्य के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में क्या संदेश गया, इसको लेकर दिन भर चर्चाएं हुई। अभी भी हम अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल आज का दिन इतिहास में किस तरह से याद किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र शर्मा बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा और राजेंद्र मधुकर जी, अलग अलग संभागों से आप हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीति के टिप्पणीकार है राजेंद्र मधुकर जी और संगीता जी भी जोधपुर संभाग से काफी पैनी नजर रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे करनी चाहिए। आज की तस्वीरें देखने के बाद आपकी पहली टिप्पणी। मीना जी, सबसे पहले मैं देशवासियों को आज राम मंदिर में उनके प्रतिष्ठा पर और उनके उस पर मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और ये एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन हुआ है और जिससे भी बात बनी है, लेकिन देश में जो आस्था है राम के प्रति वो सभी वर्गों में और सभी समाज में बिल्कुल है। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि आज देश में राममय वातावरण भी बना है और लोगों ने अपनी आस्था के साथ वहाँ दर्शन की बात भी की है और लोगों ने अपनी आस्था के अनुरूप अपने अपने घरों में भी और अपने मोहल्लों समाज में भी आयोजन किए हैं। तो मैं समझता हूँ सभी ने इसको उल्लासपूर्वक मनाया है। इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं और अच्छी तरीके से शांति से बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आपने इस धार्मिक आयोजन की सफलता पर बधाई दी पूरे देश को। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपको, पार्टी को, सरकार को, केंद्र को, राज्य की सरकार को निश्चित रूप से बहुत सारी बधाइयां आज मिली होगी। आज के दिन राजस्थान में जो अयोध्या से तस्वीरें देखी हमने, राजस्थान में भी बहुत बड़ा जश्न अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। बड़ी सफलता आप मानते हैं इसे? मीना जी, ये संपूर्ण भारत और सनातन संस्कृति का आज का पर्व है और मैं मानता हूँ ये केवल हमारी सफलता नहीं है, सभी उन व्यक्तियों की सफलता है जो आस्था में विश्वास करते हैं, जिनका सनातन संस्कृति में विश्वास है। और आज का यह महापर्व सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा पर्व है और केवल भारतीय नहीं, विदेशों से भी कई लोगों के ऐसे संदेश आए हैं जिन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक बताया है और इसे हिंदू संस्कृति की महानता भी बताया है। और श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन उन्होंने भी इस प्रकार किया है कि मानो उन्होंने भी यह माना है कि श्री राम के बिना भारत कुछ भी नहीं है। और आज का यह दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और आगे आने वाला समय भारत का होगा, यह उन्होंने आज ही स्वीकार भी कर लिया है। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा गौरवशाली पल, ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए कभी नहीं हुआ होगा। जी, राजीव तिवारी जी। जी नहीं, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका अपने अयोध्या में वापसी हुई
तो इससे बड़ा पल तो कोई और हो ही नहीं सकता था सनातन धर्म मानने वालों को और भारतवासियों के लिए, और पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतवासी निवास करते हैं, भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो लोग निवास करते हैं, उन सब के लिए आज ये एक विलक्षण दिन था कि जिस दिन रामलला अपने ही महल में विराजित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और बहुत ही मतलब देश के लिए गौरवपूर्ण आज का दिन है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक इसमें ये कहूंगा कि ये प्रोग्राम कुछ ज्यादा लंबा कर दिया गया। जहां तक प्राण प्रतिष्ठा होने का जो समय था, जो 80 सेकंड का जो समय था, वो बहुत बढ़िया सारे प्रोग्राम हुए, भगवान की पूजा आराधना बहुत अच्छे से हुई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से हुई, सारी चीजें बहुत बढ़िया हुई। उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया, और ये हमको सोचना चाहिए कि वहां पे बहुत ही वयोवृद्ध आगंतुक अतिथि वहां बैठे हुए थे, साधु संत बैठे हुए थे, और वो लोग सब सुबह 7:30-8 बजे के आए हुए थे वहां पे, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से, और होनी भी चाहिए थी वो सिक्योरिटी, उसकी वजह से उन लोगों को सबको जल्दी ही वहां पे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो सबने अपनी सीट ग्रहण कर ली थी, और साधु संत तो और भी पहले आ गए थे। तो ऐसे में, और वहां से वो बाहर वापस भी नहीं जा सकते थे सिक्योरिटी कारणों से, तो उनको जहां वो बैठे थे वहीं बैठे रहे। और इतने वयोवृद्ध लोगों के लिए वो थोड़ा सा अगर समय का बाद में, भाई अब 12:30 और कुछ सेकंड तक का तो मुहूर्त ही था, तो उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, वो तो होना ही था। लेकिन उसके बाद जो 1:30-2 बजे गए उसमें पूरे कार्यक्रम में, और उसके बाद उन लोगों को वहां से जाने दिया, वो थोड़ा सा एक ऐसा लगा कि वो जो साधु संत और जो वयोवृद्ध वहां लोग आए थे उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहा होगा। हालांकि वो भी भाव विहल थे, क्योंकि आज उनकी सैकड़ों सालों की मनोकामना जो थी वो आज पूर्ण हो गई थी। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा उनके प्रति लगा वो मुझे थोड़ा सा अखरा था। बाकी तो राम को सबका नमन है, राम आए हैं, आज उत्सव का दिन है, तो बहुत ही अच्छी आज जो भी सारे कार्यक्रम हुए बहुत अच्छे। जी जगदीश शर्मा जी। मीना जी, इसके बारे में बात तो क्या की जाए, ये फीलिंग की चीज थी असल में। आज जो फील कौन कैसे कर रहा था, अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस मुद्दे के ऊपर क्या था, और प्रोग्राम को देखने के बाद डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी की फीलिंग किस तरीके से निकली, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि कितने भाव विभोर हो गए हैं ये लोग। तो इस देश में जो है, जो घटनाक्रम अभी चल रहा था पिछले 2-3 महीने से, और उसमें राम मंदिर के इनविटेशन से लेकर कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, और किस तरीके से पूजा होगी, और कितनी सजावट हुई है, कितना बढ़िया कंपाउंड बन गया है, शहर कैसा बना दिया गया है, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। और इतनी ज्यादा धार्मिक आस्था और अध्यात्म की जो भावना उड़ेल ले रही थी कि जगह जगह पर, देश दुनिया में सब जगह, मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि लंदन में किस तरीके से इसको लेकर आज वो निकला अभी दोपहर को। तो ये जो फीलिंग थी, ये फीलिंग जो है बताती है कि हिंदुस्तानियों की जो धार्मिक आस्था है, उस धार्मिक आस्था जो कि सहिष्णु है बेसिकली, उसमें कहीं किसी से झगड़ा, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र उसको बताता है कि किस तरीके से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, मर्यादा के पुरुषोत्तम बने। तो ये स्थापना होना अपने आप में, हिंदुस्तान में एक नए दौर की शुरुआत हुई है, इस देश में एक नई तरीके की फीलिंग डेवलप हुई है, और इस देश में एक नया, जिसको कहना चाहिए, एकीकरण का भी प्रभाव पड़ा है। ये हिंदुओं को एकीकरण का पाठ पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट, जो कि अभी तक था नहीं, और जिसकी वजह से हिंदू बहुत परेशान रहते थे। तो उससे निपटने का भी ये एक तरीका इस बार से चालू हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हो, कहते ही है कि भाई जिसके ऊपर कृपा है राम की, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है।
और देखते हैं हिंदुस्तान का कौन क्या बिगाड़ रहे। ये बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र मधुकर जी बोलिए, सुन रहा हूँ जी जी। हाँ मीना जी, मीना जी मैं आपको बता देता हूँ कि शेखावाटी संभाग में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राम दरबार की जो झांकियां हैं वो देखने को मिली। यहाँ के जो रामलीला मैदान में बल्कि पूरे नगर में श्री राम की ध्वजाएं लगी हुई थी और प्रत्येक जो बाजार है वहां पर बाजारों में बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और लोग एक एक पल को देखना चाहते थे। और जिस तरह के निर्देश जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो मुझे तो घर से भी फोन आया था, जो है मेरी सहचरी पूछ रही थी कि आप कितने बजे आएंगे, मोदी ने कहा है कि फिर पूजा भी करनी है। तो मुझे लगा कि एक तरह से धार्मिक वातावरण पैदा कर दिया गया है और पूरी तरह से शेखावाटी नगरी जो शिक्षा नगरी है वो आज धार्मिक नगरी देखने को मिली। और अभी रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है जिसमें भजन कीर्तन चल रहे हैं। तो जिस तरह से शेखावाटी में है संपूर्ण है कि जो कभी ऐसी भावना होती थी ये बताने में कि मैं हिंदू हूँ, ये जो भाव है अब उनको लगता है, हालांकि शब्द थोड़ा सा बदल दिया गया है सनातन, लेकिन पहले कभी ये बताने में शर्म महसूस होती थी। अभी लगता है कि ये गर्व की अनुभूति होने वाली है कि भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं, जन्म लिया है। राम जो कि एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श पति हैं, एक आदर्श भाई हैं और वो जिस तरह से कहते हैं कि भारत के समान कोई भाई नहीं है, तो एक तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रतीक के रूप में राम जो कि रोम रोम में बसे हुए हैं, आज लगता है कि पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। जी जी राकेश जी। हमारा जो भरतपुर क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका ऑडियो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए राकेश जी, थोड़ा सा ऑडियो अगर बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे भरतपुर क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ी कम आ रही है हमेशा से। हाँ, ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान भरतपुर के अंदर जो धार्मिक और भावनाएं और ज्यादा उद्वेलित हुई हैं, उजागर हुई हैं। इस प्रकरण को लेकर रामलला के मंदिर को लेकर के लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोगों में धार्मिक भावना पहले तो उम्मीद ही की जाती थी कि अधेड़ और वृद्ध लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये देखने में आया कि वह युवा वर्ग ज्यादा सामने आ रहा था और उनमें ज्यादा जोश था। यहाँ आज रामलला का कार्यक्रम था। शनिवार को जब मैं निकला तो देखा कि जगह जगह लोग बाग अपने जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको सजाने में लग रहे थे। बाजार के अंदर गजब की डेकोरेशन होती है, दिवाली के अंदर जैसे डेकोरेशन होती है। पूरे बाजार को आपके केसरिया रंग के झंडों में, केसरिया रंग की पताकाओं में और केसरिया रंग की डेकोरेशन से पाट दिया था। यहाँ के जो प्रमुख आराध्य देव हैं वो बांके बिहारी का मंदिर काफी बड़ा मंदिर है और यहाँ लगभग सुबह से शाम तक कई हजार लोग डेली दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे गोविंद देव जी के यहाँ जाते हैं। वहां पर देवस्थान विभाग की तरफ से आज बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। नगर निगम की तरफ से लक्ष्मण मंदिर पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। सुबह से बहुत खराब मौसम है भरतपुर का, सुबह से आज सूरज नहीं निकला और इस सीजन का सबसे कम तापमान है आज भरतपुर के अंदर। लोग जगह जगह अलाव लगा के बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग देखने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बाहर निकले और बड़ी भारी भीड़ आपके मंदिरों पर इकट्ठी हुई। नगर निगम की तरफ से भी यहाँ सभी जो जितने भी चौराहे हैं, सर्कल्स हैं, बहुत गजब की डेकोरेशन की गई, जैसे दीपावली के अवसर की गई है। दुकानदारों ने भी काफी डेकोरेशन की। कुछ घरों ने तो जैसे दीपावली पर डेकोरेशन होती है वो उस तरह की डेकोरेशन की है। यहाँ लगभग 80% लोगों के घरों पर आज की तारीख में 2 दिन से
श्री राम जी की वाली पताका, हनुमान जी वाली पताका सबके घरों पर, किसी के 2, किसी के 3, सबके लगी हुई है। और युवा वर्ग है, खासतौर से युवा वर्ग अपनी बाइक पर, अपने व्हीकल पर उस पताका को लगाकर 2 दिन से लगातार घूम रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी लोगों की भावनाएं हैं और बड़े प्रसन्न। हमारे यहाँ एक सिस्टम और है, हमारे यहाँ ऐसे आयोजनों पर छोटे छोटे लंगर लगते हैं, जो कोई चाय पिलाता है, कोई नाश्ता कराता है, कोई कुछ करता है। इतनी सर्दी के बावजूद भी पूरे बाजार में जगह जगह पर इस तरह के आयोजन लगातार चलते रहे और लोग उसमें धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों को जोड़ा भी जा सकता है और लोगों की भावनाओं को भी उद्वेलित किया जा सकता है, और ये आज से नहीं है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि धर्म और राजनीति का और समाज का उतना ही पुराना नाता है जितना इन तीनों का अस्तित्व है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज इस आयोजन पर क्या कुछ कहा। राजन तिवारी जी ने जो कहा कि कार्यक्रम थोड़ा देर हो गया, लंबा चला, वो भाषणों का जब सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद वाला जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले हम ये सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ध्रुव, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा आज, पहले हम वो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं ताकि सभी मेहमान, हालांकि पैनलिस्ट में तो सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को आज सुना है, तो टीम जब तक वो वीडियो निकालती है तब तक मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ बोला और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी बोला। संत महात्माओं से बोलने की शुरुआत हुई और उन्होंने काफी भाव विभोर भी किया, वो खुद भी भावुक हो गए। पहले प्रधानमंत्री का सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर बना, वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो हम सब ने सुना। प्रधानमंत्री इस राम मंदिर के इस पूरे के पूरे जो आयोजन को लेकर पिछले 11 दिनों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी और जितने मंदिरों में इस देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, शायद इससे पहले सारे प्रधानमंत्री मिलकर भी इतने मंदिर नहीं गए होंगे, अगर मेरी जानकारी जितनी मुझे समझ में आती है। आप सब लोगों को और ज्यादा जानकारी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे एक पूरा का पूरा एजेंडा बनाया। एजेंडा एक अलग शब्द है जिसका निहितार्थ अलग होता है, और भक्ति के रूप में जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। लेकिन इसी से 2024 में पुनः वापसी का संदेश भी गया। तो 2024 में जब पुनः वापसी का सत्ता केंद्र में जो है वो बीजेपी की आने में, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये राम मंदिर का आयोजन और राम मंदिर की स्थापना और रामलला की वापसी कितनी मददगार बीजेपी के लिए होगी?
मीना जी देखिए, जहाँ तक इस आयोजन की बात है, ये आयोजन बिल्कुल आध्यात्मिक रूप का एक प्रतीक रहा है। और जहाँ तक राम भगवान की बात है, वे सहज और अनुशासित व्यक्तित्व थे और उन्होंने एक जो परिवार की जो रीतियां उन्होंने अपनाकर एक संदेश देने का बात प्रयास किया था। मैं समझता हूँ जन जन को और आज प्रत्येक व्यक्ति को उनको अनुसरण करने की आवश्यकता है। जिस तरह के भाई प्रेम का उन्होंने उदाहरण दिया, अब एक अनुशासित पुत्र का उन्होंने दिया, एक आदर्श पति के रूप प्रस्तुत किया, तो मैं समझता हूँ सामाजिक रूप से उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देने का समाज के सभी वर्गों को प्रयास किया। लेकिन जो ये आयोजन हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी भाषण में कहा, वो अपनी बात से चूके नहीं। उन्होंने निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से उन लोगों को फिर कोसने का प्रयास किया, जबकि ये आध्यात्म का केंद्र था। यहाँ आध्यात्म की बात होती, आध्यात्म के बारे में वो चिंतन करते, आध्यात्म के जुड़े लोगों से वो चर्चा करवाते, तो मैं समझता हूँ। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ चुनावी स्थिति का समझते हुए जिस तरह का इसका उपयोग करने का प्रयास किया है, वो सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन आज दिन जो है उसमें राम के प्रति किसी की आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको मुद्दा बनाया। और जिस तरह से आध्यात्म के गुरु जो शंकराचार्य थे, जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि पूरा बनाइए और इसमें पूजा का जो प्रावधान है उसमें पत्नी के बिना कोई भी जो है योग पूरा नहीं होता, उन्होंने इस सबको दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो अपनी मान्यताओं को लेकर इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। उनका यज्ञ इस आध्यात्मिक बात नहीं है, उनका सिर्फ मुद्दा है कि 2024 का चुनाव वो किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकें, ये उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन लोगों ने एक स्तर तक इसको समझने की भी बात की है। लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिक उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अब ये आने वाले देश के लोग बताएंगे, मतदाता बताएंगे कि वो उनकी इस धारणा को कितना स्वीकार करते हैं या उसको मान्यता देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अपनी इस पूरी स्थिति को इस आध्यात्मवाद के बहाने पर उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक उपयोग करने की चेष्टा की है, वो सारा देश भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और आने वाला समय अब लोग ही तय करेंगे। अब सवाल ये मेरे आपके चर्चा करने से इसका फैसला नहीं होगा, फैसला 2024 में ही होगा, जब लोग इसकी मान्यता को किस स्तर पर स्वीकार करते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो भी एक पैमाना होगा। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में देश के लोग इस आयोजन के बारे में प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है उस पर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये आने वाले समय तक हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, पता है आपको कि नरेंद्र मोदी में और हम सब में क्या फर्क है? मैं कोई नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक और भक्त नहीं हूं और ना ही मैं उनकी बहुत बड़ी आलोचक हूं, लेकिन जहां मुझे उनकी अच्छाई दिखती है वहां मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक शख्स के रूप में। जहां कमियां दिखती है वहां मेरी जिम्मेदारी है बतौर पत्रकार की मैं उनकी भी चर्चा करूं। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि हम और आपके सोचने से और यहाँ चर्चा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं सोचते। नरेंद्र मोदी ऐसे सोचते हैं कि मेरे करने से ही फर्क पड़ता है, और इसलिए आज वो उस मुकाम पर है और हम यहाँ हैं जहां, माफ कीजिएगा, आप और मैं दोनों एक ही उसमें हैं। सो मैं आप जो चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रदेश की और देश की जनता आपको सुन रही है। आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है। आपकी मुद्दे पर स्पष्टता होना या नहीं होना दोनों ही देश देखता है। इसलिए जब आप ये कहते हैं कि हमारे चर्चा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, नहीं, मैंने ये नहीं कहा मीना जी, मीना जी ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि देश के लोग फैसला करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक आपने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की बात की है, मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक इसलिए हूं कि उनका व्यक्तित्व संदिग्ध है। ना तो उनके परिवार की स्थिति पता है, ना उनकी शिक्षा का स्तर पता है, ना उनकी सामाजिक स्तर का पता है, ना उनकी शिक्षा का पता है। उन्होंने सारी चीजें भ्रांति कर अपने व्यक्तित्व को संदिग्ध उन्होंने बनाया है, क्योंकि उनके जो वक्तव्य हैं अपने बारे में वो कोई निश्चित नहीं है। ना उन्होंने सामाजिक मर्यादा का पालन किया है, ना उन्होंने राजनीतिक मर्यादा का पालन किया, और ना उन्होंने मंदिर के मामले में भी जो शंकराचार्य चारों पीठों के थे उनके भी जो परामर्श थे उनको भी इग्नोर किया। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी जी को, हम सब लोगों से, मेरा मानना है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं। हम सामान्य इंसान हैं, लेकिन हम लोग इस तरह किसी बड़े काम के जिसमें हमने देश का नुकसान किया हो, समाज का नुकसान किया हो, जिस तरह से उन्होंने तंत्र को खंडित करने का प्रयास करके इस शासन पे कब्जा किया है, इसलिए मेरी मान्यता है कि उनका व्यक्तिगत जो उनका चरित्र है वो भी संदिग्ध है, और उनकी जो व्यक्तित्व स्थिति है उसके बारे में भी लोग भ्रमित हैं। आज तक उनके बारे में क्लियर नहीं है। इसलिए मेरी
आम लोगों की धारणा मेरे प्रति अच्छी है और लोगों की भी अच्छी है, लेकिन उनके प्रति भी धारणा में आज भी संदिग्ध है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना उनका कोई मित्र है, ना कोई सामाजिक रिश्तेदार है, ना उनके घर वालों का लेकर के कोई स्पष्ट नीति है। इसलिए वो जितने प्रयोग इस राजनीति में कर रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में इन पर चर्चा होगी, लेकिन समय जब आएगा तो इस पर चर्चा की जाए। चर्चा ही हो रही है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आज भी तो चर्चा ही कर रहे हैं जी, हो रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना मीना जी, मैंने आपसे कहा कि मैं उनके संदेहास्पद व्यक्तित्व पर मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सारी भ्रांति उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं उनके व्यक्तित्व के संबंध में बात नहीं करते हुए आज जो आध्यात्म की बात थी, राम की बात थी, वो मैंने कही और मैं उसको सहज स्वीकार करते हैं। भगवान राम के प्रति मैं अपने आस्था व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वैचारिक मूल्यों का पूरा सम्मान करती हूँ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, लेकिन आज भारत के संविधान के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार। लेकिन उनका व्यक्तित्व उनकी चरित्र से, उनका व्यक्तित्व उनसे अलग नहीं होगा, उनका व्यक्तित्व उनसे अलग नहीं हो सकता है। उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही वो जो काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो उन्होंने नए जो प्रयोग किए हैं वो इस देश में कभी नहीं हुए। वो अपने वादों से मुकर रहे हैं। जिन वादों को लेकर सरकार में आते, उन्होंने 2014 में भ्रष्टाचार और 15 लाख करोड़ रुपए देने की बात लोगों से कही, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। 2018 में चुनाव जीता तो उन्होंने राष्ट्रवाद की बात पे चुनाव जीता, और अब 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं तो धर्म पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। हर चुनाव में नया कांड, नया प्रकरण लेकर को सामने आते हैं, लेकिन अपना कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि हर चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर वो सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उनके तीनों चुनावों में उनकी प्राथमिकता अलग रही है। तो सवाल है कि प्रार्थना बदल रही है, तो उन प्राथमिकता जिनके आधार पर वो सरकार में आते हैं उसको पूरा करने का प्रणय क्यों नहीं करते हैं, और वो मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल सारे वाजिब हैं। विपक्ष के नाते आपको ये सवाल पूछने चाहिए। उनके व्यक्तित्व में जितने विरोधाभास हैं वो चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज हम चर्चा उनके कृत्य की कर रहे हैं जो उनके हाथों से संपन्न हुआ है। उसी वक्त मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में, कि इस कार्य के लिए मैं बना हूं कि जोश में होश भी रखना है। बहुत स्पष्ट संकेत दिया मोहन भागवत जी ने। और उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने मोहन भागवत थे। राजेंद्र जी आपके पास, राजेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मोहन भागवत ने खुद को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री को स्पष्ट संदेश और देश की जनता को भी स्पष्टता के साथ कहा कि हम निमित्त मात्र हैं यहाँ पर। इसमें बहुत लंबी सूची है उन लोगों की जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने इसके लिए अनगिनत प्रयास किए हैं, स्पष्ट कहा उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे शख्स दुर्लभ ही आते हैं जो ऐसे कामों को इतना शिखर पर ले जाते हैं। इस काम को अगर करना था तो इतना भव्य आयोजन के बिना, इसकी इतनी चर्चा के बिना भी ये काम हो सकता था। इस देश में इससे पहले भी कुछ बड़े काम, राम मंदिर नहीं बना लेकिन पोखरण में काम हुआ। इस देश ने एटम बम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, लेकिन कोई इस तरह से नाम नहीं हुआ। वैसे ही बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कीर्तिमान, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है कि वो अपने काम के साथ पूरे जनमानस को ले लेते हैं। तो मोहन भागवत ने तमाम बातों के साथ भी नरेंद्र मोदी की जमकर दिल से तारीफ भी की। ये भी कहा कि सचेत रहना है, ये भी कहा कि आप घमंड में ना रहें, ये भी कहा कि आप ही अकेले नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरे जनमानस को साथ लेने की एक ईमानदार कोशिश मोहन भागवत के द्वारा भी की गई। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में आप कितनी सफलता देखते हैं इससे? देखिए मीना जी, यह विषय लोकसभा चुनाव की सफलता से भी काफी आगे जा चुका है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम हमारे लिए अनंत हैं, और उनके आगमन से, आज के इस माहौल से, आज के इस
वातावरण से, जिस प्रकार का वातावरण देश में बन रहा है, भारत को विकसित भारत की ओर लेके जा रहा है, भारत के अभ्युदय का समय है। तो निश्चित रूप से ही आप चुनाव तो भूल जाइए, चुनाव में तो बहुत कुछ होने वाला है, और उससे भी आगे भारत की विकसित भारत बनने का आधार अब प्रारंभ हो चुका है। भारत में राम राज्य का प्रारंभ हो चुका है। अभी मेरे मित्र ने बहुत ही मीना जी आज का दिन ऐसा नहीं था कि कुछ विवाद पैदा किया जाए, क्योंकि राम विवाद नहीं, राम समाधान है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस की मानसिकता का परिचय आज भी दिया। उन्होंने एक ऐसे संत के चरित्र को संदिग्ध बताया जी पूरी जी नहीं छोड़ने वाला विषय नहीं है मीना जी, छोड़ने वाला प्लीज मीना जी, छोड़ने वाला विषय नहीं है, पूरा विषय प्लीज मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। मैंने उनकी बात को पूरा सुना है। उन्होंने एक महापुरुष के चरित्र के ऊपर संदिग्ध अंगुली उठाई है। उन्होंने कैसे कह दिया कि उनका चरित्र संदिग्ध है? उन्होंने कैसे कह दिया कि मर्यादा का पालन नहीं किया? आप ये देखिए पश्चिम बंगाल की हालत किस प्रकार की है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया कभी भी। कांग्रेस ने क्या किया था, कार सेवा के बाद उत्तर प्रदेश को साथ साथ दूसरे राज्यों के ऊपर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें हटा दी थी। 1948 में सर्वप्रथम अगर किसी ने राम मंदिर के ऊपर राजनीति की तो कांग्रेस ने प्रारंभ की थी। उससे लेकर अब तक इनको शर्म आनी चाहिए कि राम भगवान को टेंट में रखने का कार्य इन लोगों ने किया, और आज इस प्रकार के चरित्र संदिग्ध की बातें करें। चरित्र संदिग्ध तो कांग्रेस का है। इनके नेताओं को जब आमंत्रित किया गया कि आप राम मंदिर में आइए, हमने कहा राम हमारे नहीं, राम सबके है, इन्हें आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने आज कहा है, माननीय प्रदीप जी, शंकराचार्य जी ने, उन्हीं शंकराचार्य जी ने आज कहा है कि राम मंदिर अगर संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। आप वो बात नहीं कहेंगे क्योंकि आपका चरित्र संदिग्ध है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र संदिग्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने तो जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करके भी दिखाया है। हमने कहा संकल्प से सिद्धि तक हम पहुंचाएंगे और हमने पहुंचाया। संघर्ष का परिणाम आज जो दिख रहा है वो संघर्ष का परिणाम है। कितने बलिदानों के बाद आज राम मंदिर बनने जा रहा है, वह आम भारतीय देख रहा है। तो आपकी जो ये भाषा, आपका जो चरित्र ना प्रदीप जी, इस पर थोड़ा विराम लगाइए। कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, आप जैसे नेताओं के बोलों के कारण, इस प्रकार के बिगड़े बोल मत बोलिए। आज का वातावरण बहुत ही उल्लासित और हर्षित करने वाला था सनातन संस्कृति के लिए। जी, पवित्रता से दूर रख रहे हैं आप, अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रखिए ना, ज्यादा अच्छा मीना जी, आज मीना जी राम में है, आपको राम में है पूरी तरह। आप इतना आप आक्रामक मत होइए, गुस्सा मत करिए। माना कि मोदी जी के प्रति आपकी भक्ति बहुत ये और यही तो मोदी जी की ताकत है कि मीना जी, ये भक्ति, मीना जी आज का दिन तो भक्ति और शक्ति का दिन है। श्री राम के चरित्र कि आज हर गली मोहल्ले में, हर बिल्डिंग सोसाइटी में आयोजन हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी की सफलता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो निश्चित मीना जी, ये नरेंद्र मोदी जी से भी ऊपर उठकर देखने का दिन है। आज का दिन हिंदुस्तान की संस्कृति का दिन है। आज का दिन श्री राम के चरित्र के वर्णन का दिन है। लेकिन ये इस प्रकार के लोग जब इस प्रकार की बातें करेंगे, उनका चरित्र दिखाएंगे, उनको थोड़ा जवाब देना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं मानता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह आप भी मर्यादा थोड़ी सी बनाए रखिए, छोड़िए, माफ करिए, बड़प्पन दिखाइए। राम तो चल दिए थे खाली एक इच्छा के लिए, तो आप भी थोड़ा सा दिखाइए बड़ा मन। मधुकर जी बोलिए। मुझे एक कुछ चंद पंक्तियां याद आ गई है। मैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी को समर्पित करता हूं कि तुम चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल भी सकते थे, मगर तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। आपके लिए आपके पास भी एक ऑप्शन था। आपने राम को काल दिखाया, आपके पास अवसर था। सोनिया गांधी ने अपना स्टैंड दिया है, स्वयं जो है राजीव गांधी ने स्टैंड दिया है, राहुल गांधी ने स्टैंड दिया, उनको पढ़िएगा, वे इसके पक्ष में थे ही नहीं। दूसरा यह है कि जैसा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के चरित्र पर यात्रा कर रहे हैं राजेंद्र मधुकर जी, तो इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी,
ये बात ठीक है कि आज का जो आयोजन है वो सिर्फ राम मंदिर के आयोजन से कहीं बड़ा हो चुका था और हो चुका है। जिस तरह से इसको लेकर भूमिका बनाई गई, जिस तरह से इसको लेकर तैयारियां की गई, जितनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया, वो स्पष्ट है कि ये भारत का आयोजन नहीं रहा, बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी इसकी गूंज भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई। तो इसका 2024 में सीधा सीधा असर चुनावों पर, इस देश की राजनीति पर भी आप देखते हैं जगदीश जी? मीना जी, ऐसा है, 2024 के चुनावों में तो कोई संकट ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम कर दिया है। मैं पहले भी डिबेट में आपको बोल चुका हूँ कि 255 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले इलेक्शन तक भी 51% वोट मिले हैं। 255। अब ये 255 में तो वैसे ही मेजोरिटी हो गई, बात ही खत्म हो गई है। तो अब उसके आगे कहां जाएगा रिकॉर्ड, ये तो पता नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से पहले आपको ध्यान होगा कि पिछले 11 दिन से वो एक प्रकार के उपवास पर थे, एक प्रकार के प्रतिष्ठा उनको करनी थी, तो उन्होंने अलग तरीके का व्रत लिया हुआ था। और वो व्रत ऐसा था, कठिन व्रत जिसको मैं कहता हूँ, दिन में 2 बार नारियल पानी पीना, खुले फर्श पे सोना, और बहुत बड़ी आस्था के साथ आप ईश्वर को याद करना। तो इतने सारे मंदिरों पे घूमे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इतने मंदिरों पर घूमने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन ये लड़ाई जो है ना, ये इलेक्शन जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है। श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी को तो ये समझ में आने में अभी 300 साल लगेंगे। ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई जो है, ये पूरी दुनिया में जो खास 3 सभ्यताओं के बीच की है, उसको अचीव करने की लड़ाई थी। आपको ध्यान है, दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है दुनिया में, और वो उनका अपना एक धार्मिक केंद्र है जहां से पूरी दुनिया पे राज करते हैं वो लोग। दूसरा है इस्लाम। इस्लाम का अपना एक मक्का जो है स्थान है जहां से कि हमारा सनातन धर्म जो है, अभी तक इतने बड़े बड़े केंद्र होने के बावजूद ये लगता था कि ये पिछड़ रहा है, ये जो है उन सभ्यताओं से, उन जागरणों से पिछड़ रहा है थोड़ा। तो देश में एक ऐसा धर्म और आध्यात्म का केंद्र डेवलप होना चाहिए जो पूरी दुनिया को ये बता सके कि सनातन भी एक चीज है, और ये भी एक जीवन पद्धति है, ये भी सामाजिक चीजों को बेहतर, दुनिया को बेहतरी देने के लिए काम करता है। ये वासुदेव कुटुंबकम का सोच वाला देश है। और ये इस तरह का जो अवधारणा पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी ने रखी है, उसकी वजह से ही आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की एक रेस्पेक्ट बनी हुई है। वो रेस्पेक्ट आप और हम सब जानते हैं क्या रेस्पेक्ट है। कांग्रेस ने तो जो किया ना, वो ये किया कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं बने और गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो 52 सांसदों ने हस्ताक्षर करके कांग्रेस ने अमेरिका को लेटर भेजा कि इनको वीजा नहीं दिया जाए, इनको बाहर जाने का की अनुमति नहीं दी जाए। और आज वही अमेरिका जो है वो नरेंद्र मोदी की अंगुलियों पर ठुमक रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जगदीश शर्मा जी। मैंने कई बार इस उदाहरण को रखा है कि जिस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को, यानी हिंदुस्तान में गुजरात के मुख्यमंत्री को जो देश वीजा नहीं दे रहा था, उसी देश ने दोनों संयुक्त कांग्रेस की अपनी एक सेशन को संबोधित करने के लिए उस प्रधानमंत्री को बुलाया। तो ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत सफलता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज जो बात आप कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जंग दरअसल 2024 के चुनाव से कहीं बड़ी है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है
कि अगर नरेंद्र मोदी जिस सख्ती के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में पेश आते हैं, उस सख्ती के साथ अगर पेश नहीं आते जिसमें उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं राजीव तिवारी जी, लेकिन क्या ये मुमकिन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर डेमोक्रेटिक रूप से पार्टी का मुखिया या जो भी पार्टी का लीडर है वो अगर काम करना चाहेगा तो बड़े कामों को करने में उसे उतनी परेशानियां नहीं आएंगी जितनी कि वो अगर सख्ती के साथ करता है तो वो काम पर ज्यादा फोकस कर सकता है। देखिए, शक्ति की नहीं, इच्छा शक्ति की बात होती है। नरेंद्र मोदी में इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल है और वो जो भी काम करते हैं, जो ठानते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए अनवरत लगे रहते हैं। आप देखिए, उन्होंने जो 2014 का उनका घोषणा पत्र था उसमें जो जो मुख्य मुद्दे थे वो लगभग एक समान नागरिक संहिता को छोड़ दें तो सभी पूरे हो गए। और मेरे ख्याल में चुनाव से पहले जहां तक है कि वो भी विधेयक हो सकता है, वो क्योंकि दोनों जगह मेजोरिटी है, पारित हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब एक व्यक्ति पर पार्टी में वो ऐसा कद हासिल कर लेता है कि उसकी ही इच्छा शक्ति पर पूरी पार्टी या पूरा देश चलता है, पार्टी ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के नागरिक भी चलने लगते हैं। वो आज आपको साबित हो गया इस राम मंदिर वाले प्रकरण में कि आज पूरा देश, गली गली, घर घर, गांव गांव, आप देखिए हर आदमी आज राममय है। अभी तक देखिए चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, चारों तरफ दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि उस आदमी की इच्छा शक्ति की कद्र हो रही है, उसमें इच्छा शक्ति इतनी तगड़ी है, इतनी प्रबल है कि हर आदमी उनकी कही हुई बात का अनुसरण करने लगा है। आपने देखा होगा जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के एक वाक्य पे, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा शक्ति हुआ करती थी, पूरा देश के नागरिक उस और सार्वजनिक अवज्ञा आंदोलन था, नमक आंदोलन था, पूरा देश उसकी तरफ चल पड़ा। तो वैसी ही कुछ स्थिति नरेंद्र मोदी जी के साथ अब हो रही है, क्योंकि उन्होंने लगातार जो भी सोचा, जो भी उसको पार्टी में उस चीज को लेकर आए, जिस भी चीज को, उसको उन्होंने क्रियान्वित कर कर दिखाया। सिर्फ उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में नहीं लिया, उसको एक पब्लिक एजेंडे के रूप में लेके और उसको पूरा किया। तो इसीलिए आज मोदी जी की हम सब चर्चा करते हैं, सब बात करते हैं, पूरा विश्व उनको, जो उनके विरोधी थे अमेरिका तक और दूसरे जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो सब उनका आज आदर करने लग गए, उनकी बात मानने लग गए, उनसे समझौते को आतुर हैं, उनको अपने देश में बुलाते हैं, अपने जो पार्लियामेंट है उसमें स्पीच कराते हैं, उनका संबोधन कराते हैं, या वहां के राष्ट्रपति या जो भी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो भारत आने को आतुर रहते हैं। अब देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं परसों, शायद जयपुर भी आएंगे वो। तो ये सारी चीफ गेस्ट बन के इस देश के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि नहीं बन रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो राजस्थान में आकर रोड शो, राजस्थान के पर्यटक स्थलों को, राजस्थान पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेंगे। वो चीफ गेस्ट तो वो दूसरे हैं, लेकिन एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी का भी जयपुर में आने का कार्यक्रम है, उनके साथ ही यहाँ पे रोड शो करने का भी है। तो आप देखिए कि जो उनकी पूरे विश्व में जो एक स्वीकृति लोगों के मन में उनके प्रति बनी है, तो वो कैसे बनी है? उनके कार्यों से बनी है ना। अब अगर कांग्रेस वाले यही चीज तब से चाहते, हालांकि जो टेंट में रखा गया रामलला को, वो कांग्रेस की मर्जी से नहीं रखा गया था, केस चल रहा था कोर्ट में, और जब कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद ये सारी चीजें हुई। लेकिन वो सारी चीजें, कोर्ट की जो प्रक्रिया है जैसी भी है, उस समय ढंग से पैरवी होती, सब कुछ होता, तो कांग्रेस वाले भी इस मंदिर का निर्माण करा सकते थे। राम की भारत में वापसी, अपने घर में वापसी आज से 50 साल 100 साल पहले भी हो सकती थी। मतलब जब से आजाद हुआ 70 साल, तो उसके बाद 1942 में या 49 में ताले खुले थे, उसके बाद हो सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी,
जी, और राम की हमारे समाज में क्या राजनीतिक अपना जो हार जीत की बात होती है, राजनीतिक तोल मोल की बात होती है, उस वजह से कांग्रेस उस पूरे चीज को पूरा नहीं कर पाई। और एक ये मैं तो कहूंगा कि एक ये भारत में सनातन धर्म में भाग्य को बहुत माना जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी का भाग्य इतना प्रबल है कि आज उनके लिए लिखा हुआ था कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कराएं, उनको अपने घर वापसी कराएं और अयोध्या में एक ऐसा केंद्र बनाएं जो विश्व में एक शक्ति का नया केंद्र के रूप में विकसित हो जाए। जी, भाग्य की लकीरें देखने वाले, चाहे वो हाथ में देखें चाहे कुंडली में देखें, अक्सर कहते हैं राकेश वशिष्ठ जी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर बैठे तो भाग्य भी काम नहीं करेगा। देखिए मीना जी, मैं अपने जगदीश जी और राजीव जी की जो बात उन्होंने रखी, मैं उससे पूर्ण 100% सहमत हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत है कि उनको हिला पाना बड़ा मुश्किल है, और खासतौर से ऐसे विपक्ष के जो कि अपनी किसी, ना तो उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी है, ना कोई ऐसे विचारधारा है कि जिससे वो आगे बढ़ सके। कोई भी राजनीतिक दल, अच्छा राजनीतिक दल वो है कि वो चाहे सामाजिक चाहे धार्मिक कैसा ही परफेक्ट हो, उसमें उसका राजनीतिक बिंदु तो रहेगा ही रहेगा। अगर राजनीतिक दल ही अपना राजनीतिक बिंदु, राजनीतिक एंगल नहीं रखेंगे तो कौन ये धार्मिक कथा भाषण करने वाले रखेंगे? राजनीतिक नेता का काम है कि वो हर काम अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए की दृष्टि मजबूत करने की दृष्टि से काम करें। तो इसमें अगर ये सोचा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए कर रहे थे, इसमें कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ कौन सा राजनीतिक दल नहीं करता, वो बात अलग है कि उनका एंगल गलत होता है, सोच गलत होती है, काम करने का तरीका गलत होता है, इसलिए फेल हो जाते हैं। 10 साल के दौरान जो नरेंद्र मोदी ने जितने काम किए एज ए प्राइम मिनिस्टर, अब ये उसका आंकलन तो अब ये हो चुका, अब वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि उसको हिला पाना बड़ा मुश्किल है। राम मंदिर निर्माण के बाद उनकी स्थिति में और ज्यादा मजबूती आएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का चुनाव निश्चित रूप से वो और ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेंगे, चाहे अपना स्टेट हो चाहे वैसे हो, और हो सकता है कि अदर स्टेट में भी वो अपने पैर पसारें और ना हो। अब दिक्कत क्या है, राजनीतिक दल अपनी वो पुरानी ढपली, अपने पुराने राजनीति आधार पर काम कर रहे हैं। मैं ना तो प्रदीप जी की किसी बात का वो विरोध कर रहा है, ना किसी बात का कर रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी जो सीधी सोच है राजनीति की वो ये है कि जनता जिसके साथ है, जनता के बाद जो मन में आ रही है, जो राजनीतिक दल उनके जनता की इच्छा के अनुकूल काम कर रहा है, उनके मन में आ रहा है, वो बढ़िया राजनीतिक दल है। आप अपनी इच्छाओं को अगर ठोकना चाहेंगे तो कोई भी ना तो राजनीतिक दल आगे बढ़ पाएगा, ना उनको मजबूत रह पाएगा। अब स्थिति क्या है, विरोधी दल ये समझता है सबसे ज्यादा विद्वान तो हम जो कहेंगे वो जनता समझेगी। मोदी जी ने यहाँ की जनता की नब्ज को पकड़ा है, वो उनको मालूम है कि जनता क्या चाहती है और उसके अनुरूप क्या काम करना चाहिए। लोगों की भावना थी राम मंदिर बने, लोगों ने देखा जो जाते थे। अब मैं तो यहाँ भरतपुर, हम तो कृष्ण जन्मभूमि को देखने जाते थे, तो आप कभी गए हो तो आप कोई गए हो तो देखना, आपको साफ से दिखाई देगा कि ये कृष्ण जन्मभूमि में जो मस्जिद बनी हुई है ये 100% उन्हीं की उसकी भूमि पर बनी हुई है, और ये उनके पास कागज है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला तो और भी ज्यादा आगे का है, उसमें तो मिल्कियत ही इनके पास है और कब्जा उन्होंने कर रखा है। तो इस बात को लेकर होता है कि इस तरह की सारी बातें हुई। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है, पहले से ज्यादा विश्वास जीत रहे हैं, और इसका उनको लाभ निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये उठता है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि एक तरफ एक शख्स अकेला सब पर भारी का जो चल रहा है डायलॉग जिसे कहते हैं, कुछ लोग नारा कहते हैं, कुछ लोग हकीकत कहते हैं, अपने अपने हिसाब से सब आकलन करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अब जो पूरा इंडिया अलायंस है, विपक्ष है, वो एकजुट होकर भी इस लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर
क्या राजनीति करेगा, जो हमारे तमाम पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि अगर जनता के मिजाज को ही आप नहीं समझेंगे, तथ्यों के आधार पर अगर आप बात नहीं करेंगे, आकलन किसी भी व्यक्ति और सरकार का होगा तो उसके काम पर होगा। जनता के बीच काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट आज नरेंद्र मोदी ने पेश कर दी। वो मंदिर बना दिया जो 500 साल में नहीं बन पाया, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी। आपके पास लंबा समय था। हर साल हम रामनवमी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, साल में 2 जश्न राम के नाम पर इतनी बड़ी भव्य आयोजनों के साथ। दिवाली तो हमारे समाज का और हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, और वो राम की सिर्फ अयोध्या वापसी के नाम पर होता है। तो अगर राम लला की वापसी अयोध्या में हो रही है, तो आप कल्पना भी नहीं कर पाए डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि इसका विरोध करने से पार्टी को नुकसान कितना होगा, या सोच समझकर विरोध किया गया? मीना जी, आपने जो भूमिका बनाई है उसमें मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि 1947 से जब देश का विभाजन हुआ, देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो जन की आवश्यकताएं थी, उनकी प्राथमिकताएं थी। उनके लिए मकान चाहिए था, उनके लिए कपड़े चाहिए थे, उनके लिए रहन सहन व्यवस्था चाहिए थी, उनको स्वास्थ्य चाहिए था, शिक्षा चाहिए थी। हमने अगले 3 साल तक संघर्ष किया है, और देश ने 1947 के बाद में जो बुनियाद रखी है विकास की, वो कांग्रेस पार्टी नहीं रखी है। हमने 50 साल तक इस देश को एक स्थिति लाकर खड़ा किया ताकि हम देश की अर्थव्यवस्थाओं में पूरी दुनिया में हमारा डंका भी बजने लगा था। हमने वो सब अचीवमेंट दिए। हमने घुटने से चलते हुए देश को खड़ा करके स्वावलंबी बनाया। इसलिए आप 50 साल का इतिहास देखें तो देश को खड़ा करने का जो श्रेय है वो कांग्रेस को है। कांग्रेस की सरकारों ने, नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सब ने मिलकर उस स्थिति को, जो भयावह स्थिति जब आदमी खड़ा नहीं सकता, उसके मूलभूत साधन के पास नहीं थे, हमने उनका संयोजन कर उन लोगों को इस स्तर पर लाया, खड़ा किया। हमने अंतरिक्ष में प्रयोग किए, हमने जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं थी उस पर काम किया। लेकिन आज देश, जब हमने 1984 के बाद जब ये देश विपक्षी पार्टी को दिया गया, तब तक देश अपनी स्थिति पर खड़ा हो चुका था। इसलिए आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। मकान में नींव मजबूत होती है तब मकान अच्छा बनता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मकान की नींव बनाने का काम कांग्रेस ने किया, उस ढांचे को बनाने का काम किया। आपने तो सिर्फ आकर पलस्तर का काम किया है या उसको सुंदरता काम कर रहे हैं। इसलिए मूलभूत आवश्यकता और देश की जो आधारभूत योजना है और जो प्रगति है वो देश ने की है। इसलिए आपका ये कहना कि मंदिर हमारी प्राथमिकता नहीं है, राजनीति में धर्म की प्राथमिकता भी हमारी नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है, वो जिन प्रार्थनाओं लेकर चुनाव लड़ते हैं उनको गौण करने के बाद और जिस तरह का व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो संदिग्ध हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो लोगों से कुछ कहते हैं, बातें कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि उन्होंने 3 आम चुनाव में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। उन्होंने राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा, उससे पहले भ्रष्टाचार चुनाव लड़ा, बेरोजगारों को चुनाव, रोजगार देने की बात की 2 करोड़, वो भी कुछ नहीं किया। मंदिर किसी सरकार का काम नहीं होता है। मंदिर समाज का और धर्म का काम होता है। ये समाज की संस्थाएं काम करती है। ये पहला देश है जहां पर मंदिर बनाने का काम सरकार कर रही है। और ट्रस्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया था, गठन किया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रस्ट को गठन किया, उस पर उन्होंने कब्जा करके उसको अधिग्रहित कर लिया। और उन्होंने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मुद्दा मुझे जो दिया, उस मुद्दे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने जो बात कही, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मीना जी, ये मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति की जा रही है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आपको ये समझनी पड़ेगी बात। आप प्रश्न देती है तो सुनने, आप प्रश्न देती है तो सुनने का मादा भी रखिए। आपने मुझे प्रश्न दिया है तो सुनने का मादा भी रखिए मीना जी। आपने प्रश्न दिया है तो सुनने का मादा रखिए, इस तरह से नहीं। राजनीति होगी तो विरोध करेंगे। अगर धार्मिक आस्था की बात होगी तो हमारा मंदिर से विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर पर राजनीति करने का विरोध है और वो हम करते रहेंगे। जी, मंदिर पर राजनीति करने का विरोध है और वो हम करते रहेंगे। लेकिन इस देश की जनता आपको उस विरोध
में आपके साथ कितना होगी ये 2024 के चुनाव में स्पष्ट, तो चुनाव बताएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, चुनाव बताएगा कि लोगों को मंदिर चाहिए या लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, या उनको बुनियादी चीजें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाएं, ये वैसा ही है जैसा एक परिवार जब चलता है तो उस परिवार में बुनियादी सुविधाओं से लेकर गहने खरीदने, सोना खरीदने तक के इंतजामात या प्लानिंग वो परिवार करता है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, देखिए मीना जी, डॉक्टर प्रदीप जी ने क्या कहा ये विषय में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि जनता सब कुछ सुन चुकी है और इनको जवाब भी जनता दे देगी, पहले भी दिया। एक बड़ा जो विषय इन्होंने कहा धार्मिक और राजनीतिकरण, ये अभी भूल रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था धार्मिक स्थिति के अनुरूप चलती थी। अयोध्या पहले व्यावसायिक केंद्र था, अयोध्या से होकर दोनों व्यापारिक रूट थे, वो अयोध्या से होकर ही गुजरते थे। और आप देखिए जहां जहां बड़े मंदिर है भारत में, जहां जहां बड़े मंदिर हो, पर्यटन का बड़ा हिस्सा है। भारत की पर्यटन की आमदनी मंदिरों से ज्यादा है। आप ये देख लीजिए वर्तमान में अयोध्या का जो विकास हुआ है वो राम मंदिर के कारण कितना बड़ा विकास हो रहा है। 31,000 करोड़ का तो वहां की राज्य सरकार वहां पे निवेश कर रही है विकास की योजनाओं पर। 500 होटल्स वहां नए बनने जा रहे हैं। और इसके साथ अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई वहां पे, उसमें 2700 करोड़ की 139 नई परियोजनाओं के लिए इन्वेस्टर्स आए हैं। और यही नहीं, आप ये देखिए, आप उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर का मंदिर है, सांवरिया सेठ का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। आप जहां भी देखेंगे उन मंदिरों के आसपास के जिलों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। तो ये मान के चलिए, जिस विषय को भूलना चाह रहे हैं, जिस विषय को देखना भी नहीं चाह रहे, ये भूल गए। कांग्रेस इसीलिए आज भारत को इतना पीछे कर गई थी, क्योंकि ये उस विषय को समझ ही नहीं पाए कि धार्मिक आस्थाएं भी आर्थिक विकास के रास्ते खोल सकती है। इन्होंने सिर्फ उसे एक राजनीतिकरण किया उस विषय का, उस विषय को कभी समझा ही नहीं। जबकि भारत धार्मिक आस्थाओं का केंद्र था और श्री राम तो सनातन संस्कृति के सर्वोच्च केंद्र थे, हमारी विरासत के सर्वोच्च केंद्र थे। श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनका जो दिव्य भव्य मंदिर बना, उसके बाद में जो भारत की अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार प्रगाढ़ होगी। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3 नंबर में आनी चाहिए, विश्व के टॉप 3 में होनी चाहिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगे आने वाला समय हमारा होगा, भारत का अभ्युदय का साक्षी राम मंदिर बनेगा और विकसित भारत का जो अपने हमने सपना देखा है, उस सपने को साकार करने का आशीर्वाद भी आज भगवान श्री राम हमें देंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय जो हमने सपने देखे हैं, जब मैं बचपन में हम पढ़ते थे कि भारत भी सोने की चिड़िया थी और हमें बताया गया कि इस प्रकार से मुगल काल आया और जिस प्रकार से मंदिर का जो इतिहास है 1528 से लेकर के अब तक का, वो पूरा अगर इतिहास देखें, जी मीना जी एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1528 से लेकर आज 22 जनवरी 2024 का इतिहास अगर देखेंगे तो राम मंदिर गवाह है कि जिसने भी सनातन संस्कृति के विरुद्ध कार्य किया है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पंगु ही बना है। और जो सनातन संस्कृति को आगे लेकर कार्य करेगा वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनेगा, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनेगा और उसका जीवन समृद्ध बन जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा। तो मैं समझता हूं भारत में अगर आपको राज्य करना, क्योंकि जितने भी राजाओं ने राम को प्रतीक मानकर राज्य किया, उनका शासन आज भी जाना जाता है, वो आज भी चक्रवर्ती सम्राट ही बने नजर आ रहे। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में रचित है। तो जी राम, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही करके दिखाया। आपकी बात वीरेंद्र जी, आपकी बात समझ में आती है। हमारे एक दर्शक है विजय प्रकाश जी, उनका कहना है कि राम मंदिर का पूरा श्रेय मोदी जी और बीजेपी की सरकार को जाता है, लेकिन बुजुर्ग साधु संतों को आज जितना इंतजार करना पड़ा या जितनी देर वहां बैठना पड़ा वो उचित नहीं था। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, राजीव तिवारी जी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। लेकिन जब इतने बड़े कार्यक्रम और आयोजन होते हैं तो इस तरह की बातें कभी कभी नहीं चाहते हुए भी शायद
जो तमाम सुरक्षा के कारण है और जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में भी जितने लोगों का जितनी बड़ी संख्या में भागीदारी है, उसमें किससे कहाँ चूक हुई, नहीं होती तो बहुत अच्छा, पर हो गई तब भी मीम मेक निकालने का आज दिन नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई कि आज इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत और जितनी इच्छा शक्ति दिखाई, वो एक साधारण नागरिक या साधारण व्यक्ति से कहीं ऊपर की बात है। वो मुमकिन नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बिना, वो मुमकिन नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के बिना। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या आलोचक हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे देश में जो आतिशबाजी हो रही है और पूरी दुनिया में जो जश्न मनाया जा रहा है, एक मौका है देश के प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देने का। न्यूज़ 24 पर की तरफ से भी, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।